जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। ये क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या है और इस चैप्टर में ऑलरेडी हम इससे पहले 4 वीडियो बना रखे हैं। इससे मतलब 4 कंसेप्ट 4 लेक्चर ले चुके हैं, है ना। और प्रत्येक लेक्चर में अलग अलग कंसेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश किया है और उसके साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप यदि उस वीडियो को देख रहे होंगे तो साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाए होंगे, है ना। यदि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको पीडीएफ का एक लिंक मिलेगा, प्रैक्टिस सेट करके पीडीएफ का एक लिंक मिलेगा। अच्छा हाँ, वो पीडीएफ लिंक खोलने के लिए आपके पास एक टेलीग्राम अकाउंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर हम डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं। तो जैसे वो लिंक पे क्लिक करोगे आप तो वो आपको टेलीग्राम पे लेके जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे और जो लेक्चर में हम समझाने की कोशिश किए हैं करते हैं, जो चीज सिखाते हैं वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना है, वही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी हम ऐसे ही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड आपको समझाएंगे और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर को समझने से पहले दोस्त यहाँ पे देखिए 2 चीजों को समझना होगा कि एक अभाज्य संख्या को समझना होगा और एक गुणनखंड को समझना होगा, है ना। यदि हम अभाज्य गुणनखंड को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 2 चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या क्या होती है और दूसरा गुणनखंड क्या होता है। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, हाँ, इसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। अच्छा, वैसे जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो शायद फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ये संख्या के बारे में मैंने संख्याओं का वर्गीकरण एक लेक्चर मैंने लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा रखा है ना। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लिए। तो यही है कि अभाज्य गुणनखंड यदि हम जानना चाहते हैं तो अभाज्य संख्या को हमें समझना होगा। और ये अभाज्य संख्या क्या होता है, तो दोस्त संख्या तो बहुत सारी संख्याएं होती है। सीधी सीधी हम ये बोले तो अभी तक आपने किसी भी नंबर को देखो, जितने भी नंबर को आपने देखो, चाहे वो प्लस में देखे हो, दशमलव में देखे हो, माइनस में देखे हो, बट्टा में देखे हो, भिन्न में देखे हो, है ना, जिस किसी भी प्रकार का आपने नंबर देखा है वो सब के सब एक संख्या है। उस संख्या में सब के सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे, तो अभाज्य संख्या हम उस नंबर को बोलते हैं जिसमें केवल एक और अपने आप से विभाजित हो, इसके अलावा दूसरे किसी नंबर से विभाजित नहीं हो। जैसे हम आपको एग्जांपल समझावे, ये देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब जो भी हम नंबर लिखे हैं ये सब के सब अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि यदि हम ये 5 को भाग देंगे ना तो ये केवल 1 से कटेगा या नहीं तो 5 से कटेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है जो इस 5 को विभाजित करे, है ना। यदि मान लीजिए हम ये 13 है, इस 13 को यदि हम किसी से भाग देने की कोशिश करें तो ये पूरा पूरा जो कटेगा ना तो वो केवल और केवल 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो अभाज्य संख्या हम उसी नंबर को बोलेंगे जो एक और अपने आप से विभाजित हो, है ना। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब सीधी सीधी हम ये भी कह सकते हैं कि यदि गुणनखंड के बारे में आपको जानकारी है तो हम ये बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक तो एक और दूसरा अपने आप, यही 2 गुणनखंड हो, है ना। तो ऐसी संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो यदि आप ये अभाज्य संख्या को पहचान गए, है ना, हाँ, यहाँ से आप, वैसे यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये सम संख्या भी है, 2 सम संख्या भी है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है ना। इसी प्रकार से हम यदि 2 अंकों में बोले सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। खैर चलिए, अभी हम लोग जानते हैं गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्या को आपने समझा, अब जानते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड फैक्टर, है ना। गुणनखंड ये होता है दोस्त कि किसी भी संख्या को उसके हम गुना के रूप में लिखें, है ना, मल्टीपल के रूप में यदि किसी संख्या को लिखे तो वो उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम 12, है ना। तो यदि हम 12 को लिखने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 12, है ना। तो 1 भी इसका गुणनखंड है और 12 भी इसका
गुणनखंड। ये संख्या को हम गुणा के रूप में लिखे हैं, ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। उसी तरह से हम दूसरा गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 6, ये भी इसका गुणनखंड है। या हम ये भी लिख सकते हैं 3 गुना 4। अब 12 का और ज्यादा गुणनखंड नहीं किया जा सकता है ना। 12 को और ज्यादा गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या को मल्टीपल के रूप में, गुना के रूप में लिखना ही उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये आपको गुणनखंड क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आप ध्यान देना इस पे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड तो है, लेकिन ये गुणनखंड में जो संख्या आपको दिख रहा है ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब यदि 12 का हम एक गुणनखंड लिख रहे हैं 2 गुना 6, तो ये तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि गुणनखंड में केवल और केवल अभाज्य संख्या हो, गुणनखंड में केवल और केवल अभाज्य संख्या हो, तो ही हम उस गुणनखंड को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये केवल गुणनखंड है 12 का, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, इसी को दोस्त यदि हम इस प्रकार से लिख ले, 12 को यदि हम इस प्रकार से लिख ले 2 गुना 6 को हम ऐसे लिखे 2 गुना 3, है ना। तो ये देखिए 12 का गुणनखंड है, और इसमें जो भी आपको नंबर दिख रहा है, जो भी नंबर दिख रहा है ना, ये अभाज्य संख्या है ना। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 12 को हम गुना के रूप में भी लिखे, और प्रत्येक नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसी गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे, है ना। तो उम्मीद है दोस्त कि ये गुणनखंड भी आपको समझ में आया होगा, परिमेय अभाज्य संख्या भी आपको समझ में आया होगा, और अभाज्य गुणनखंड भी समझ में आया होगा। तो अब यदि हम ये लिखना चाहे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ना, तो हम यही लिखेंगे वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या ही मौजूद हो, है ना। वैसी गुणनखंड, वैसी गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या ही मौजूद हो, तो ऐसी गुणनखंड को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, जैसे यदि और हम एग्जाम्पल ले, मान लीजिए 18 हम लेते हैं, तो इसका गुणनखंड मेरे भाई हम 2 गुना 9 लिख सकते हैं, है ना। 2 गुना 9 ये इसका एक गुणनखंड है ना। अच्छा, ये हम ये भी गुणनखंड लिख सकते हैं 3 गुना 6, ये भी इसका एक गुणनखंड है ना। हाँ, आप जो सोच रहे हो ना 1 गुना 18, ये भी इसका एक गुणनखंड है, सब के सब इसका गुणनखंड है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 18 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। और मैंने क्या बताया आपको कि गुणनखंड तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें केवल अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो इसी को यदि दोस्त हम ऐसे लिखे 18 को इस प्रकार से कि 2 गुना 3 गुना 3, है ना। देखिए 18 का गुणनखंड तो हो गया, 3 तिया 9 दूना 18, लेकिन यहाँ पे देखो जो भी नंबर आपको दिख रहा है ना, ये सब के सब अभाज्य संख्या है ना। तो इस प्रकार के गुणनखंड को हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड में संख्या रिपीट कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है। ये ऑर्डर आपको 3 इंटू 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 3 इंटू 2 हो, है ना, इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। कितनी बार रिपीट किया है इससे भी कोई बहस नहीं है, बस बहस इस बात का है कि गुणनखंड में होनी चाहिए और संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और ये अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, है ना। हाँ, यदि आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने में परेशानी हो रहा हो तो आप ऐसे कर लेना, 18 का एलसीएम ले लेना, है ना। 2 से भाग दोगे तो 9, फिर 3 से भाग दोगे तो 3, मतलब देखिए 18 का गुणनखंड आप लिख लिए 2 गुना 3 गुना 3, और ये जो गुणनखंड लिखे हो ना, ये अभाज्य गुणनखंड है। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि पावर और शॉर्ट इंडिसेस के बारे में आपको पता हो तो 3 का पावर 2, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो शायद ये अभाज्य गुणनखंड भी आपको समझ में आया होगा,
है ना। अब इसी को दोस्त आपके गणित में जो है ना सो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय बोला गया है। इसी इसी थ्योरम को, इसी प्रमेय को, इसी कंसेप्ट को आपके बुक में एक हेडलाइन लगाया गया है, एक हेडिंग लगाया गया है कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, है ना। तो चलिए उसको भी देखते हैं कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय होता क्या है। कुछ नहीं होता है, यही होता है जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था दोस्त, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, यह आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है और ये टॉपिक बेसिकली यही चीज बताता है कि कोई भी यौगिक संख्या है, संख्या दो प्रकार का होता है, एक अभाज्य संख्या होता है और दूसरा यौगिक संख्या होता है ना। अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोलते हैं, यौगिक संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है ना। अभाज्य और भाज्य, तो भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो ये थ्योरम ये बताता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है ना। यही एक थ्योरम है, ये फंडामेंटल थ्योरम ये बोल रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को ही हम यौगिक संख्या बोलते हैं, यौगिक, है ना, या यौगिक संख्या, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, है ना। ये यही थ्योरम कह रहा है। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या बताता है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है ना। यही चीज मैंने भी आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब सोचो भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं दोस्त, तो भाज्य संख्या वही होता है जो अपने आप और एक को छोड़ करके अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। भाज्य संख्या इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर ये होता है कि जो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के अन्य संख्या से भी विभाजित हो, है ना। जैसे में हम उदाहरण दें आपको, तो 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब, ये जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं मेरे दोस्त, ये भाज्य संख्या है ना। ये एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और ये दोनों के अलावा और संख्या से कटेगा। जैसे मान लीजिए हम 4 की बात करें, तो 4 में 1 का भी भाग लगेगा, 4 में 4 का भी भाग लगेगा और इसके अलावा 4 में अन्य संख्या 2 का भी भाग लगेगा, है ना। जबकि भाज्य संख्या में केवल यही दोनों का भाग लगता था। तो यही हम समझा रहे हैं कि ये जो संख्या दिख रहा है, जैसे 12 की बात कर ली, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 12 से कटेगा, इतनी संख्याओं से कट रहा है। 6 से भी कटेगा ये, है ना, 6 से भी कटेगा। तो इतनी सारी संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है ना। तो भाज्य संख्या को आप समझ गए होंगे। तो ये जो भी भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये थ्योरम यही बता रहा है। कैसे? तो आइए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अभी मैंने एक 18 नंबर लिया था और 18 को हम दोस्त इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। अब आप बताइए कि 18 को ये गुणनखंड के रूप में हम लिखे हैं। 18 क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। 18 क्या है? भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को हम कैसे लिखे हैं? तो देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके गुणा के रूप में लिखे हैं, गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। तो ये थ्योरम को भी आप समझे होंगे। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या, यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और भाज्य संख्या क्या होता है? यौगिक, है ना। ये भी मैंने आपको बताने की कुछ बताया कि यौगिक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो यदि आप ये कंसेप्ट को समझ गए हैं, अभाज्य गुणनखंड भी आप समझ गए हैं, तो इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो वैसे 1-2 क्वेश्चन को हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और याद रखिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए, यदि यहाँ पे हम जो कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड मेरे दोस्त
आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट तैयार करके एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दिए हैं। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपके पास या तो व्हाट्सएप चैनल होनी चाहिए, व्हाट्सएप जानते हो चलाते हो आप लोग, या नहीं तो टेलीग्राम होना चाहिए, है ना, तभी वो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाओगे। बाकी इस लेक्चर को यदि आप देख रहे हो, सीख रहे हो, मैथ को एंजॉय कर रहे हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और आप जिस किसी भी अपने दोस्त को जानते हो उन ग्रुप में शेयर करना, सोशल मीडिया पे शेयर करना, हर जगह शेयर करना, जरूर शेयर करना, है ना। चलिए तो कुछ क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि इसमें ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना। निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या क्या है, ए है, बी है और सी है। ये जो एक ट्री स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ना, ये एक गुणनखंड पहले बोल रहा है, गुणनखंड है, और इसमें ए बी सी आपको मालूम करना है। तो आप जरा सोच के देखो दोस्त कि गुणनखंड का मतलब क्या है कि ये एक नंबर बता रहा है सी है ना, और दिखा रहा है कि सी का दो ही गुणनखंड है, एक 2 है और एक 17 है, एक 2 है और एक 17 है। मतलब आप सोच के देखो, सी जो है ना गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिखा गया है। तो बताओ ये सी क्या होगा, 17 गुना 34 होगा, है ना। सी क्या होगा, 34 होगा। अब सोचो फिर से कि यदि ये हमारा मेरे भाई 34 है, सी क्या है, 34 है, तो बी को किस प्रकार से लिखा गया है, दो गुणनखंड में लिखा गया है कि एक गुणनखंड 2 है और दूसरा सी है, जिसका मान तुम 34 निकाले हो। तो बी क्या होगा, बी भी वही होगा, गुणनखंड है किसका किसका, 2 गुना सी, है ना, गुणनखंड है 2 गुना सी। मतलब 2 और 34 को गुना करेंगे तो कितना, 68, बी कितना, 68। तो अब आप बताओ कि ए कितना होगा, यदि बी 68 है तो ए कितना होगा। सिंपल सी बात है कि ए क्या होगा, 2 और बी का गुना होगा, 68 और 2 का गुणनफल होगा। तो 2 और 68 का गुणनफल कितना होगा, गुना करोगे तो 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 13। मतलब आप यहाँ से आप आंसर बताओगे कि ए का वैल्यू हो गया 136, बी का वैल्यू हो गया 68 और सी का वैल्यू हो गया 34, है ना। तो इस तरह से आप, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है अभाज्य गुणनखंड का, है ना। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है ना, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दोस्त दिख रहा है बोर्ड पे, बोल रहा है कि इसमें बॉक्स में जो है खाली जगह, ये बॉक्स में नंबर को फिल करने के लिए, है ना, गुणनखंड दिया गया है, ये गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, और बोल रहा है कि अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बॉक्स में जो अज्ञात संख्या होगा ना उसको लिखना है। तो ये भी गुणनखंड स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करना, देखो ये लास्ट नंबर कितना है, 72, मैक्सिमम नंबर 72 है, इसको ये कर लो। देखो 72 को 2 हिस्से में तोड़ना है, एक हिस्सा 8 है, दूसरा हिस्सा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आप 8 का भाग दे दो, है ना, तो 9 से कट जाएगा। मतलब 72 को यदि गुना के रूप में लिखोगे तो 9 गुना 8 लिखोगे आप, है ना। उसी प्रकार से देखिए 8 को जो है सो 3 गुना के रूप में लिखा गया है, 3 गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब सोच के देखो 8 को यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 3 संख्या में तो क्या लिखेंगे, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे, मतलब 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो प्रत्येक बॉक्स में क्या होगा, 2 2 2। उसी प्रकार से 9 को भी 2 बॉक्स में लिखना है, वो भी गुना के रूप में, ऑलरेडी बोल रखा है गुणनखंड। तो 9 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, मतलब इस बॉक्स में भी होगा 3 और यहाँ भी होगा 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी उसको हम क्वेश्चन को देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो वाली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। किसी भी संख्या का पावर लगा के पूछ रहा है कि लास्ट इकाई का अंक या एंड नंबर 0 होगा या नहीं होगा, है। चलिए क्वेश्चन में करके देखते हैं। बाकी ये क्वेश्चन, यदि ये लेक्चर को आप देख रहे हो, सीखने के उद्देश्य से देख रहे हो, आप गणित को सीख रहे हो, कंसेप्ट को सीख रहे हो दोस्त, तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के बीच में चैनल के लिंक को जरूर शेयर करना। अगले कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 का पावर n, है ना, ये 15 का पावर n दे रखा है, बोल रखा है कि ये n एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या यह संभव है कि n का कोई भी प्राकृतिक वैल्यू ले ले तो इसके लास्ट में 0 आ जाए, संभव है। ऐसे समझिए कि यदि n प्राकृतिक संख्या है, n यदि प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या होगा, n का मान होगा 1 2 3 4 5 6, यही सब होगा, है ना। तो बोल रहा है n का कोई ऐसा वैल्यू है
जिसको हम 15 के पावर पे लगा दें, मतलब n का मान 2 ले लो, चाहे n का मान 3 ले लो, या n का मान 4 ले लो, इस प्रकार से कुछ भी ले लो। जैसे n का मान 2 लिए तो कितना हो गया 225, तो लास्ट में कितना आया 5 आया। तो ये बोल रहा है कि n का कोई ऐसा मान संभव है कि लास्ट में 0 आए, इकाई का अंक कितना आए 0 आए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 15 का पावर n है, n एक प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए n का कोई ऐसा मान संभव है कि इकाई का अंक लास्ट का अंक 0 हो। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं और किस प्रकार से आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, बनाइएगा, उसको देखते हैं, सीखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं कि 15 का गुणनखंड निकाल देते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आप देखोगे तो 3 गुना 5 होगा। अब आप जरा वर्कआउट करके देखिए कि यदि 15 का पावर हम 1 लेते हैं, मतलब 3 गुना 5 का पावर 1 लेते हैं, तो ये 3 गुना 5 होगा। यदि 15 का पावर हम 2 लेते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 15 का पावर n है, 15 का पावर n है, जहां पे n क्या है, n है प्राकृतिक संख्या, n है प्राकृतिक संख्या, है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि n का मान हमारा क्या है, 1 है, 2, 3, 4, 5, ये सब n का मान है ना। तो n का मान हम 1 लिए तो ऐसे लिख सकते हैं, n का मान 2 लेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 3 गुने 5 का पावर 2, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। या 15 का पावर 3 लेते हैं तो 3 गुने 5 का पावर 3, या 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। इसी प्रकार से हम वैल्यू लेते जाएंगे, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। अब इतना कॉमन सेंस तो आप लगा सकते हो कि इस गुणनखंड में, इस गुणा में यदि हम चाहते हैं 0 आए, तो 0 आने के लिए 5 के साथ साथ एक 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी तो 5 गुने 2 करेंगे तो 10 होगा, एक 0 आएगा, सही है। यदि एक 0 लाना है तो कम से कम एक 2 और एक 5 होना चाहिए, 2 0 लाना है तो 2 गो 5 और 2 गो 2 होना चाहिए, है ना। तो अब हम आगे यही लिखेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि n के किसी भी मान के लिए केवल और केवल 15 के गुणनखंड में 5 ही आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 5 है, 2 नहीं है ना। हम ये लिखेंगे कि 15 के पावर n में n के किसी भी मान के लिए अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य के लिए 5 के साथ कम से कम एक 2 का गुना या गुना होना चाहिए, है ना। हम यही लिखे कि 15 का पावर n में n के किसी भी मान के लिए अंतिम अंक 0 नहीं होगा। यही हमसे पूछ भी रहा है कि अंतिम अंक 0 होगा या नहीं होगा, तो हम बोल रहे हैं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शून्य के लिए, शून्य आने के लिए 5 के साथ कम से कम एक 2 आना चाहिए, है ना। 5 के साथ एगो 2 का गुना करेंगे तभी 10 होगा, एगो 0 आएगा, है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 में गुणनखंड भी किए तो 3 गुने 5, अब पावर कुछ भी लगावे तो पावर इसी प्रकार से हम लगाएंगे, यही नंबर आएगा, और हमेशा 3 और 5 ही आएगा, हमेशा 3 और 5 ही आएगा, 2 कभी भी नहीं आने वाला है। तो 2 कभी भी नहीं आने वाला है तो 15 का पावर n में मेरे भाई शून्य कभी भी नहीं आएगा, यही हमको बोलना था। ये क्वेश्चन, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, और आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये अभाज्य गुणनखंड भी आप समझ रहे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन ऐसे ही हम देखते हैं, और याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम दिए हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 192 का दोस्त अभाज्य गुणनखंड यदि आप करोगे और पूछ रहा है कि ये 2 कितनी बार रिपीट किया है, घातांक मतलब 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल देंगे, है ना। कैसे निकालोगे, तो इस प्रकार से 2 का भाग दे दोगे तो 9, 18 और 6,
फिर 2 का भाग दे दोगे तो 4 8, 2 का भाग दोगे तो 24, 2 का भाग दो 12, 2 का भाग दो 6, 2 का भाग दो 3। मतलब 192 को यदि आप लिखोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 2 कई बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुना 3, है ना। इस प्रकार से हम गुणनखंड लिखेंगे और ये अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि सारा का सारा संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है ना। अच्छा, इसमें 2 का पावर कितना होगा, तो मेरे भाई 2 जो है सो 6 बार गुना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 6 गुना में 3। तो हमसे यही पूछ रहा है कि 2 का घातांक, घातांक मतलब 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है। तो कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी 6, है ना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड होगा। यदि इसको हम अभाज्य गुणनखंड बनाना चाहे तो कितना अभाज्य गुणनखंड हम बना सकते हैं। बस ऐसे ही समझिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जैसे 12 का हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ, 1 2 3, है ना। तो इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं इस पर भाग दे करके, है ना। 5 का भाग दोगे तो आप 1 0 0 1, फिर 7 का भाग दे दो 7 3 7 चौका 28, 7 तिया 21, फिर आप 11 का भाग दे दो 11 11 तिया 33। मतलब आप देख सकते हो कि 5005 को आप कितना लिख सकते हो, 5005 को आप लिख सकते हो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। मतलब ये सब के सब अभाज्य संख्या है। और कितना अभाज्य संख्या है, ये सब के सब अभाज्य संख्या है। और कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 4, मतलब 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होगा, तो ये 4 अभाज्य गुणनखंड होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत कम समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। शायद आप पहले से भी जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने से आप सीख गए होंगे। और इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी आपको तैयार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। निश्चित तौर पर उसको प्रैक्टिस करना, ओवरऑल आपको सीखना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। बाकी इस लेक्चर से आप वास्तव में सीख रहे हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है और मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगली कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो लेके आएंगे आपके साथ।